तो हमने एंजाइम्स के बारे में कुछ पढ़ लिया था पहले भी, आज देख लेते हैं फिर से। हमने क्या कहा था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, राइट? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स नॉट एंजाइम्स, राइट? So it means all enzymes are protein only, right? It means क्या है, उसका स्ट्रक्चर भी प्रोटीन की तरह होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है कि नहीं? और बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? टर्शरी। टर्शरी प्रोटीन ही तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म था। तो एंजाइम में भी एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? टर्शरी। होता क्या था टर्शरी फॉर्म में? तो सेकेंडरी में क्या होता था? वो रैंडम स्ट्रक्चर्स बना देंगे, राइट? एक जो होगा NH2 हो जाएगा अमीनो एंड, एक कार्बोक्सिलिक एंड। हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा ही तो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जिसको हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर बना है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स के कारण। यही तो कहा था ना हमने। जो हमारा एंजाइम होगा बच्चे, वो भी तो कुछ ऐसा ही होगा। हमारा जो एंजाइम बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। इसमें करेगा क्या एंजाइम? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, यही तो था। बढ़ जाएगा। वर्क कैसे करता है हमने फॉर्मूला भी देख लिया था। फॉर्मूला क्या था बच्चे? एंजाइम जो है बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, और ये एक ट्रांजिएंट फेज बना रहा है जिसमें SE बनेगा, राइट? सबस्ट्रेट लास्ट टाइम नहीं किया था, पी और फिर बनाएगा, सॉरी P प्लस ई होगा, S नहीं होगा। राइट? यही था ना। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो एंजाइम है ये साथ तो आ रहा है लेकिन यूज्ड अप नहीं हो रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन, वो वैसा का वैसा बाहर निकल जा रहा है। क्या हो गया मुझे? वह वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा। मैं तो गलत लिख ही रहा हूं, तुम भी गलत लिख रहे हो। अभी तुमने काट के उसको एस को पी किया, तो का वैसा बाहर निकल जाए। इसका मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन एंजाइम यूज्ड अप नहीं हो रहा है, राइट? वो साथ साथ काम कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है ताकि रेट बढ़ सके। नहीं हुआ थ्रू आउट द रिएक्शन में, वो जैसा था वैसा निकल गया, राइट? वर्क कैसे करेगा इसको एक बार समझ लेते हैं बच्चे इसमें जरा। ये हमारा एंजाइम है, तो हम समझते हैं कि जब 3D स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो इसमें कुछ पॉकेट्स भी बन जाएंगे ना। पानी है चारों तरफ ना सेल में, और ये प्रोटीन कहाँ है? पानी में तो है। तो इसका एक एक्सटीरियर बनेगा, मैंने बताया जो चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज अमाइनो एसिड है, वो इंटरेक्ट करेंगे, एक इंटीरियर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पॉकेट्स बन जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि यहां पे एक छोटा सा पॉकेट है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, राइट? इस पॉकेट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे। एंजाइम का वो पार्ट जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया, वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे। वैसे कई पॉकेट्स हो सकते हैं, लेकिन जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये बाइंडिंग कैसी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? कैसी बॉन्डिंग होगी? ट्रांजिएंट होती है, परमानेंट बाइंडिंग नहीं होती है। वो बाइंड करेगा, फिर वहीं पे वो केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या अंतर है? फिजिकल रिएक्शन में बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ही चेंज हो रहा है। केमिकल न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तभी तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना। तो हुआ क्या?
कि जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइड पे बाइंड कर दिया, तो मान लीजिए कि मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ये एंजाइम था और इसका ये एक्टिव साइट था, तो इसमें जाके ये सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। के बिना नई रिएक्शन होती है लिविंग सिस्टम में। हर रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड रिएक्शन है। रिएक्शन होगा, लेकिन वो सेपरेट कर सकते हो। आपने पढ़ा ना चैप्टर 1 में कि जो रिएक्शंस हैं वो उसको हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको लिविंग नहीं कह सकते, उसको लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप करा सकते हो बिल्कुल, लेकिन होता नहीं है कोई भी रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा स्टेट। क्यों नहीं होंगे? और भी एंजाइम्स है ना, एक पेप्सिन नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कत? बिना एंजाइम्स के कैसे होंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है, जो एक सेल है, राइट? सेल है, इसमें कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो ही नहीं रही, सारे रिएक्शन निकाल दिए गए, सारे एंजाइम्स निकाल दिए गए, क्या ये सेल सरवाइव कर पाएगा? हमें जिंदगी जीने से मतलब है, आप एकदम भली भांति चंगे हो, बस थोड़ी सी चोट लग गई, इतनी सी गोली निकल गई, क्या आप जिंदा रहोगे? कि नहीं, अंदर से छूट के निकलेगी। अगर हम एंजाइम्स निकाल देंगे इस पूरे सेल से बाहर, इसका मतलब पूरा सिस्टम इतना स्लो हो गया, हमने पढ़ा था ना डायनामिक स्टेट, तो इतना स्लो हो गया कि वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? वो चीज रिएक्शंस होते हैं, हम उसको टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन करवा सकते हैं, उसका रेट हम डिटरमाइन कर देंगे कि बिना एंजाइम कैसे हो रहा है, ऐसे एंजाइम के साथ इतना हो रहा है। लेकिन फॉर ए लिविंग सिस्टम टू बी ए लिविंग, वी रिक्वायर एंजाइम्स। In a living system, no reaction is occurring without enzyme. ठीक है? हर रिएक्शन एंजाइम से कंट्रोल हो रही है। तो समझते हैं, ये एंजाइम था, इसका एक एक्टिव साइट था, इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, यही तो एक्टिव साइट होगा ना? पक्का? यहां पे ट्रांजिएंट बाइंडिंग हुई और हमें मिल गया क्या? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ये रिएक्शन इसी में हो जाएंगे। तो यहां पे केमिकल जो बॉन्डिंग थी सबस्ट्रेट में चेंज हुई और प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पे। ये बात क्लियर है क्या? कौन से स्ट्रक्चर में? टर्शरी स्ट्रक्चर में। डन? और टर्शरी स्ट्रक्चर हम तोड़ कैसे सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? अगर हम हीट बढ़ा दें तो टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा क्या? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही तो है यहां पे, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही तो है। हीट देने पे तो स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड और ज्यादा दे दो तो कोवेलेंट भी टूट जाएगा, है नहीं? टूटेगा ना। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? इंटरेक्शन टूट जाएगा और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बार टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई तो क्या वो एंजाइम अब एक्टिव रहेगा? क्या काम करेगा? क्या नहीं करेगा? सो एनसीईआरटी में क्या कहा गया है कि ये जो एंजाइम है इसको हम कैटलिस्ट तो कह रहे हैं, इसके साथ हम एक वर्ड जोड़ रहे हैं, बायो कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में होते हैं वो तो भैया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भी काम करते हैं, बट बायो कैटलिस्ट जो होते हैं वो टेम्परेचर प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। क्लियर? टेम्परेचर और प्रेशर सेंसिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर और पीएच के कारण इनका शेप चेंज हो जाएगा, और जैसे ही शेप चेंज हुई इनकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग मैं क्या कह रहा हूं?
एक तो हो गया टेम्परेचर, फिर हो गया प्रेशर, और एक हो गया पीएच। ये तीनों जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर और आपका प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो क्या ये तुरंत ही, जैसे मान लीजिए अभी कोई रिएक्शन चल रही है, आपने थोड़ी सी हीट दी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो वहीं पर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर की, थोड़े टाइम तक सही चलेगा फिर डिस्टॉर्ट होगा। एग्जैक्टली। सो हर एंजाइम की अपनी एक हीट कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो खत्म हो जाएगा। डी नेचर उसको क्या कहते हैं, इसको इसको इस प्रोसेस को कहते हैं डी नेचर। डी नेचर और डी नेचुरेशन, राइट। सो एक चीज हरदम याद रखिए बच्चा, जब भी आप पढ़ रहे हो, आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, डीएनए टूटा, फिर बायोटेक पढ़ोगे, अगर कहीं भी डी नेचर और डी नेचुरेशन आता है, उसका मतलब ये है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट रहे हैं। कौन से बॉन्ड्स? नॉन कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं। याद रखेंगे क्या आप लोग कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है, प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमने अभी सीखा कि ठीक है, जब हम बढ़ाएंगे प्रेशर या टेम्परेचर तो कुछ दूर तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद ये डीनेचुरेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर पीएच का, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है, बेल शेप ग्राफ वी गॉट बोथ फॉर पीएच एंड टेम्परेचर। क्या समझ में आ रहा है इससे? इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है इन डिग्री सेल्सियस और इधर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। सेम टाइप का ग्राफ आता है। क्या आया इसका? पीएच और टेम्परेचर पे इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उधर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। इस ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक बेल शेप आता है, exactly. So with the increase in temperature or pH, right, the enzyme activity is going to increase, and then after certain limit it's going to decrease drastically in the same way, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कह रही है increase in 10 degree temperature, with every increase in 10 degrees Celsius the enzyme activity is going to double. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37, तो 37 से 37 ऑप्टिमल टेम्परेचर है, हर एंजाइम एक्टिव है, उससे 10 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा काम कर रहा है, डबल हो जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर गए तो खत्म, डीनेचर हो जाएगा। सेम है नीचे आने पे, तो ऊपर नीचे जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसी पे, किस टाइप का, कि टेम्परेचर बढ़ाने पहले घट रही है, पहले बढ़, नहीं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ ही सकती है ना, क्योंकि रिएक्शन ही कंट्रोल होगा, वो फिर फीडबैक मैकेनिज्म में आ जाएगा। लिविंग सिस्टम में फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे ही बहुत ज्यादा होगी वो नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज को रोक देगी। कितनी बात समझ में आ गई कि 10 डिग्री पे डबल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया कि सिनेरियो क्या है, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, सॉरी पहले बढ़ता है फिर घटता है, कर दोगे? अगर नहीं कर पाए ना तब पीटूंगा। ये भी कर लिया हमने, फिर क्या करेंगे ये देख लो क्या कहता है, कैसे वर्क कैसे कर रहा है। फर्स्ट द सब
bind You to are the currently active the side only of person in this enzyme fit conference. into the active side. क्या है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है उसके एक्टिव साइड पे, ठीक है, और इसके लिए एक वर्ड आता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? हर ताले की एक इंडिविजुअल चाबी होती है ना, कि कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाता है, नहीं खुलता ना, तो सबस्ट्रेट के लिए अपना एक इंडिविजुअल एंजाइम है, तो वो उसी में जाके फिट होगा, क्योंकि वो जो फिटिंग है सबस्ट्रेट और एंजाइम की वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी में फिट हो रहा है। उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लॉक एंड की मैकेनिज्म से। क्लियर है? तो एंजाइम्स जो होते हैं ये भी नोट कर लो, एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम्स क्या होते हैं? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, राइट? Every enzyme is not going to work for every substrate, and every substrate is not going to bind to all the enzymes. So substrate and enzymes binding are very specific in nature. Clear? It's like lock and key mechanism. Second, the binding of substrate induce the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. थोड़ा सा वो adjust करके उसको bind कर. The active side of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bond of the substrate and new enzyme product complexes form. So Se से Pe बन जाएगा, ठीक है? The enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. एक बार वो फ्री हो गई तो एंजाइम फ्री है ना, फिर से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। नाउ अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि मान लीजिए आपके पास 100 एंजाइम है, राइट? 100 एंजाइम है और सबस्ट्रेट है हमारे पास 1000। सबस्ट्रेट कितने हैं? इससे ज्यादा है फिर 1000 सबस्ट्रेट। क्लियर? जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो पहले एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम पे बाइंड करेगा, 2 3 4 ऐसे चलेगा। एंड ऑफ द डे क्या होगा कि ये 100 एंजाइम जो यहां प्रेजेंट है वो इंगेज हो जाएगी किसमें? 100 सबस्ट्रेट बाइंड करने में। अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो यहां पे अगर कोर्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन चल रहा है, राइट, सॉरी एंजाइम एक्टिविटी चल रही है और यहां पे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ले लें, ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इस ओर ले लें, इधर एंजाइम एक्टिविटी करें, यहां से शुरू होगी, शुरू हो रही है, सॉरी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सब इंगेज हो गए, सारे इंगेज हो गए, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा कि फ्लैट हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा ना, ऐसा आएगा क्या? पक्का? तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम स्पीड है ना, ये क्या है? ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्या? पक्का ना? सो ये मैक्स स्पीड हो जाएगी, मैक्स वेलोसिटी। फिर क्या होगा? इसमें से एक चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? कि कौन कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा जरा, कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो है अपनी आधी वेलोसिटी पे पहुंच रहा है। आधी वेलोसिटी वी मैक्स माइनस 2 कर सकते हैं ना। सो यहां पे क्या होगा? क्या आधा हो रहा है क्या? तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो यहां पे पहुंच जाएगा, और मैं इसको नीचे खींच दूं, क्या हमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पता कर चलेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा वी मैक्स बाई 2, राइट? और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम रीचेज इट्स हाफ वेलोसिटी। पक्का? इसको कहते हैं केएम। इसको कहते हैं केएम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना बच्चे।
ये बड़ा, द कंसंट्रेशन एट विच सबस्ट्रेट वेलोसिटी रीचेज, करेक्ट, reaches half its velocity for Km. The concentration of the substrate is going to be represented as Km. So Km कोई भी एंजाइम का मतलब उस कंसंट्रेशन पे एंजाइम रिएक्शन Vmax by 2 होगा। ये ग्राफ समझ में आया करण आपको, शिवेश आपको बच्चे? यस सर। Km कांस्टेंट है वो, इसको माइकल मेंटन कांस्टेंट कहते हैं, राइट? कांस्टेंट ये इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए, हर एंजाइम सबस्ट्रेट का अलग अलग रहेगा, राइट? ये बात है कि Vmax आ जाएगा, ऐसा एक ग्राफ आएगा और Vmax by 2 हम Km कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है, हम इसको इंक्रीज कैसे करते हैं? फर्दर इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? हम अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या फर्दर जो होगा, क्या ये होगा ना? ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम एक समझने वाले हैं, बताता हूं, रुको। मान लीजिए कि आपके पास ये एंजाइम है, राइट? ये एंजाइम थी और इसी में एक सबस्ट्रेट लगेगा। कोई भी चीज ना समझ में आए तो पक्का पूछ लीजिए एक बार, ठीक है? कई बार कई एंजाइम्स में कंपटीशन हो जाती है। क्या हो रही है? कंपटीशन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ताला जो चाबी से खुल रहा है उसका डुप्लीकेट भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे शेप ही तो इंपॉर्टेंट है, कोई उस शेप का रहा तो जाके फिट हो जाएगा एक्टिव साइट पे, पक्का? मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो है सेम शेप का, बट वो सबस्ट्रेट है नहीं, शेप सेम है बट ये सबस्ट्रेट है नहीं, तो मैं एक लगा देता हूं। तो ये अगर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तब तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये तो सबस्ट्रेट है ही नहीं, ये बाइंड हो गया क्योंकि शेप सेम थी, क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि वो तो सबस्ट्रेट ही नहीं है ना, हमें प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? तो क्या ये इनहिबिटर हुआ? क्या ये इनहिबिटर हुआ? क्या एंजाइम कर रहा है ना, इनहिबिटर कहेंगे ना इसको। मान लीजिए एक सिनेरियो जहां पे हमारे पास 100 एंजाइम है, हमारे पास 200 सबस्ट्रेट हैं और 150 इनहिबिटर हैं, राइट? अब क्या सिनेरियो होगा? इसमें से कुछ जाके एंजाइम से बाइंड करेंगे कि नहीं? और ये भी तो बाइंड करेंगे ना, क्योंकि सेम प्लेस पे है, शेप भी सेम है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कंपटीशन हुई क्या इसमें इन दोनों के बीच कि कौन बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे? कंपटीशन है ना। अगर ये बाइंड किया तो हमें प्रोडक्ट मिल गया, ये बाइंड किया तो कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू। डन, कंपटीशन हुई ना। तो ये किसका कंपटीशन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि नहीं? जब सेम साइट पे बाइंड कर रहे हैं, when both substrate and inhibitor is binding on same site, है कि नहीं? है ना? when both substrate and is binding on same site। समझ पा रहे हैं क्या अभी तक? कोई दिक्कत किसी को समझने में? करण बच्चे आपको, शिवेश आपको? चलो अभी एक और चीज समझते हैं, समझेंगे, ये सब समझेंगे, रुक जाओ। अरे यार क्या होगा, एक भी खाली स्लाइड नहीं है, ये तो है, रुको। अभी कोफैक्टर भूल जाओ। मान लो कि मैंने कहा था ना कि एंजाइम में कई साइट होती हैं। ये हमारी एक्टिव साइट है, ये हमारी एक्टिव साइट है, यहां पे एक और एक्टिव साइट है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास दो हैं, एक तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया और एक हमारा इनहिबिटर है। इनहिबिटर पहले क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या, तो सेम साइट पे बाइंड है ना,
तभी तो कंपटीशन था सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में। अगर इनहिबिटर दूसरी साइड पे बाइंड करे, इफ द इनहिबिटर इज बाइंडिंग ऑन सम अदर साइड द एक्टिव साइड, राइट, इस इनहिबिशन को क्या कहेंगे? तो होगा क्या कि जैसे ही ये इनहिबिटर यहां पे बाइंड किया ना, इस एक्टिव साइड की कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही शेप चेंज हो गया, क्या ये सबस्ट्रेट अब बाइंड कर सकता है इसको? नहीं, फिट ही नहीं होगा। तब भी तो इनहिबिशन हुआ ना, हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना। पहले सबस्ट्रेट आ गया फिर काम खत्म, ये नहीं बाइंड करेगा, फिर तो प्रोडक्ट बन गया। अगर ये पहले बाइंड कर गया यहां पे, तो शेप चेंज कर देगा और इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, ये बाइंड हो गया एक बार, फिर तो कहानी दूसरी है, फिर तो वो केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, काम खत्म। अगर नहीं बाइंड किया, ये बाइंड किया, तो शेप चेंज हो जाएगी एक्टिव साइट की और अपन को कुछ नहीं मिलेगा। अभी पहले वाले में हमने क्या कहा था बच्चे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस टाइप के एंजाइम को जहां पे इनहिबिटर जो है बाइंड कर रहा है अदर देन द एक्टिव साइट, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक। इस एंजाइम को कहेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम, और इनहिबिशन को क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, आ गया ना उतना समझ में? डन। बस अभी एक पॉइंट बचा है, आई थिंक ये आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, उस दिन भी मैंने समझाया था। सो ये एक एंजाइम के बिना की है, एक एंजाइम के साथ के ग्राफ है। आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी एनर्जी लग रही है ट्रांजिशन स्टेट चेंज करने के लिए, यहाँ पे एनर्जी घट गई है। सो एंजाइम करता क्या है एक्चुअली? इट्स गोइंग टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का काम इतना ही है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दे, और जैसे ही लोअर कर देगा सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। वो फाइनल और एंड स्टेट कभी नहीं चेंज करता है। क्या फाइनल और एंड एनर्जी स्टेट चेंज हुआ क्या? नहीं ना, बस एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? रेट इंक्रीज हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बाकी आप क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनर्जी थी और ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी क्या हुई? लॉस हो गई ना, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ऊपर रहता तो एंडोथर्मिक रहता। पक्का? रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था, प्रोडक्ट बाय टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट बाय टाइम। एक ये वाला जो मैंने बताया था कि CO2 कैसे ट्रैवल करता है, CO2 वाटर में घुला, क्या बना है? कार्बोनिक एसिड। इस पे एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हाँ बिल्कुल सुना होगा, 10th में ही था, लाइफ प्रोसेस में ही पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन। CBSE में ही हो ना तुम दोनों? तो ठीक है। क्या है कि भैया वो परमानेंट नहीं है, वो वैसा लिखते हो ना, ये वाला साइन है और कुछ नहीं। ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में दिया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शो किया। ठीक है, पढ़ोगे जब तुम क्या कहते हैं बाकी चीजें पढ़ोगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी हमने पहले ही डिस्कस किया। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो हो गया टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, फिर
क्या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी अफेक्ट कर रहा है क्या? देखा था ना हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें हमने कंपटीशन और एलोस्टेरिक देखा। कौन से? वो तो ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसी में आ जाएगा, पीएच, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये ग्राफ जरूरी है, पीएच और टेम्परेचर के कैसे होंगे? बेल शेप होंगे, और यहां से हमें मिल जाएगा Km, the substrate concentration at which the enzyme is reach Vx/2। राइट, ठीक है, ये याद रखना बच्चे। फिर है अपना, हाँ ये देख लो दिया हुआ, ये पीएच के लिए या टेम्परेचर के लिए कुछ है क्या? पहले बढ़ेगा, सर्टेन पॉइंट के बाद घट जाएगा, सेम। ठीक है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला जो मैंने बताया था कि एंजाइम शुरू हुई, धीरे धीरे सेचुरेशन आ गई, क्योंकि सारे, इससे हम क्या पता करेंगे? हाफ द वेलोसिटी से इसको लेंगे और यहां से एक लाइन खींच देंगे, सो यहां से हमें मिलेगा Km। ठीक है, so Km is the substrate concentration at which the velocity is going to be half, याद रखना है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव, मतलब वही एक एग्जांपल दिया जो मैंने नोट डाउन किया, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर सेम साइड पे बाइंड होंगे, राइट, इसी वजह से उसका नाम कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में। ये एग्जांपल याद करेगा। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज किससे बाइंड करेगा? सक्सिनेट से ही बाइंड करेगा ना, बट एक होता है मैलोनेट, मैलोनेट का स्ट्रक्चर सेम है इसलिए वो बाइंड कर जाता है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज will act as an inhibitor here because it has a structure similarity with succinate। ठीक है, रहेगा क्या है आप लोगों को याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया गया, इसका मतलब याद कर लेना। ठीक है, हाँ क्लासिफिकेशन देख लें, बहुत कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, एंजाइम को हम 6 क्लास में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन कौन सी टाइप की रिएक्शन वो हेल्प कर रहा है करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं इस पे, जो भी इस पे पढ़ना है क्लास 12th में पढ़ना है वो भी लाइएज और लाइगेज, बाकी सब कुछ मतलब है, फिर भी देख लो एक बार, दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो पहले टाइप का रिएक्शन जो हेल्प करता है एंजाइम करने में उसको कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करेगा, यही करेगा ना। सो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर में हेल्प करेगा ग्रुप के। हाइड्रोलेज, ये हाइड्रोलेज का मतलब क्या हुआ तेरा बताना, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? टू वाटर निकालने का काम आएगा किसी भी रिएक्शन से। लाइएज इंपॉर्टेंट है और लाइगेज इंपॉर्टेंट है। आइसोमरेज क्या करेगा? आइसोमराइजेशन रिएक्शन, राइट, एक का दूसरे में। लाइगेज और लाइगेज इंपॉर्टेंट है, का मतलब है लाइगेज का मतलब है ये ब्रेक करेगा, याद रखना, बायो में बहुत काम आएगा लाइगेज। लाइगेज करेगा, ये ज्वाइन करेगा, ऐड करता है। तो ज्वाइनिंग इज डन बाय ligase and breaking is याद रहेगा, दो ही कह रहा हूं याद रखने के लिए, एल और एल आई जी। ठीक है, एक तोड़ रहा है एक जोड़ रहा है। चलो लास्ट टॉपिक आ गया, कोफैक्टर। कोफैक्टर
क्या टाइम? अभी बहुत कुछ मटेरियल है। फिर लास्ट है। ये लास्ट है बच्चे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम एक बार चैप्टर रिवाइज कर देंगे। नहीं, चलो। को फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? हाँ, जो कंट्रीब्यूशन जिनका जरूरी को फैक्टर्स हैं वो, ठीक है। तो होता क्या है कि एंजाइम्स में को फैक्टर्स भी होते हैं। उन एंजाइम को कहते हैं हॉलो एंजाइम। ठीक है, उन एंजाइम को कहते हैं हॉलो एंजाइम। हाँ, हॉलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। राइट, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दो एग्जांपल। सो ये जो एपो एंजाइम है, ये तो एंजाइम वाला पार्ट है, और कोफैक्टर मतलब वो एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो एक्स्ट्रा है, और दोनों मिला के टर्म बनाते हैं हॉलो एंजाइम। ठीक है, एक्टिव फॉर्म रहेगा, एपो एंजाइम रहेगा कि हॉलो एंजाइम? जब एपो एंजाइम में कोफैक्टर लगेगा तभी तो एक्टिव बनेगा। हॉलो एंजाइम इज द एक्टिव वन, ये एक्टिव फॉर्म है, जबकि ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अगर आप हॉलो एंजाइम एक्टिव है उसमें से कोफैक्टर निकाल देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पक्का? यही इसका कंसेप्ट था और कुछ नहीं। दो चीजें अब इसमें देख लीजिए। आपकी आरटी कहती है कि जो कोफैक्टर है ये या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हो, दूसरा कह सकता है मेटालाइन हो सकता है। मेटालाइन मतलब कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मेटल है ना, तो वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग, वो कंपाउंड हो सकते हैं। क्लियर? तो अभी होमवर्क क्या है ये देख लो जरा, कि नहीं दूं? किया वो वाला होमवर्क? कौन सा सोल्यूशन होता है रिड्यूसिंग शुगर में और कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? नहीं किया ना? अरे ये करण किया कि नहीं किया? नो सर। अरे बच्चे इतना बिजी क्यों रहते हो दुनियादारी में? लिख लो, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सोल्यूशन है फेलिंग्स सोल्यूशन। तो अगर फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नहीं कर पाता इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। याद रख लेना इतना, ठीक है? रह जाएगा कि नहीं रहेगा? हाँ, बाकी सब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। डेफिनेशन तो अभी भी नहीं देखे होगे, रिड्यूसिंग किसको कहते हैं, इसमें कौन सा ग्रुप फ्री होता है? अरे वो तो ये हो गया ना कि भाई वो रिड्यूस कर देगा, रिएक्शन हो रहा है तभी तो रिड्यूस कर रहा है ना, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो केमिस्ट्री चल रही है ना वहां पे, केमिस्ट्री में है ना, बायोकेमिस्ट्री। ये मैंने कहा था ना सेम चैप्टर आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, क्लास 12। चलो इधर देखो, होमवर्क क्या करना बच्चे, आपको चैप्टर के एंड में लाए हो, बुक लाए हो, एनसीईआरटी बुक लाए हो, एनसीईआरटी खोल लो, करण आप भी खोल लो बच्चे। चैप्टर के लास्ट में प्रोस्थेटिक ये जो कोफैक्टर वाला टॉपिक दिया है उसमें से एग्जाम्पल अभी पढ़ो, कौन कौन से एग्जाम्पल, किस जो है आयरन एग्जाम्पल है और किसमें जिंक एग्जाम्पल है, अभी देखो और पीछे जाओ और जाओ एकदम लास्ट।
इतना भी लास्ट नहीं कि चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ, इधर वो फैक्टर लिखा है इस वाले पेज पे, पढ़ लो जरा। सर जिंक तो प्रोटोलिटिक एंजाइम का है। क्या क्या? सर जिंक जो है प्रोटोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम में जिंक कोफैक्टर होता है, राइट? और यू कैन से यस सर। मेटल आयन होता है। ओके। आयरन किस में कार्बोक्सी होता पर। है? हिम किस में होता है? हिम लिखा है ना उसमें कि हिम इज गोइंग टू बी द कौन सा? मेरे ऊपर वाले पैराग्राफ में बाद में लिखा है हिम। कौन सा एंजाइम है? इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज। कहां पे होता है कैटालेज? बताओ जरा। कैटालेज एंजाइम कहां होती है? सेल चैप्टर। पेरोक्सिडेज कहां होगा? अच्छा, मुझे लगा पेरोक्सिसोम में होता है। नहीं है? अच्छा, क्या पता। एग्जाम्पल इसके याद हो जाएंगे? बताया नहीं अभी भी। हिम किसमें है? पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज, रिमेंबर कर लेना। ठीक है। और जिंक किसमें था? जिंक जिंक पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटीलिटिक एंजाइम ढूंढ ही रहे हैं। चलो इधर देखो, एक लास्ट टेबल है इस चैप्टर से। दो टेबल मैंने आपको याद करने की बोला था। एक प्रोटीन वाला टेबल जिसमें GLUT4 दिया था, जिसमें GLUT4 था, याद है? और एक ये टेबल कह रहा हूं याद करने के लिए। समझ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स तो वही हैं जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगा? इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स जो कि जीवन के लिए जरूरी हैं, वो खुद के लिए, उस इंडिविजुअल के खुद के लिए जरूरी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जरूरी नहीं है, वो कोई और रोल प्ले कर सकते हैं, जीवन के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हर जगह नहीं होते हैं, हम लोगों में तो नहीं होते हैं। ये होते हैं प्लांट्स में और लोअर यूकैरियोट्स, राइट? होता क्या है कि ये उनके लिए तो वेस्ट हो जाता है ना, उनके लिए जरूरी नहीं है। वो प्रोटेक्शन के लिए या जाने के लिए उन्होंने कुछ सीक्रेट किया था, बट उनके लिए वो इसेंशियल नहीं है, हो जाता है, हम उससे यूज करते हैं, बेचते हैं। क्या क्या एग्जांपल देख लेते हैं। पिगमेंट में कैरोटीन एंड एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड मॉर्फिन और कोडीन। ये क्या है? प्लांट को यूज थोड़ी हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं ना। कोडीन कहां पे होता है? वो जो खांसते हैं तो उसमें कोडीन लिखा होता है, पड़ा है खांसी की सिरप पे, होता है कि यूज कर रहे हैं ना मेडिसिन में। एल्कोलॉइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब। टार्पिन, मोनोटार्पिन, डाइटार्पिन, इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। फिर एक का है टॉक्सिन्स, कौन से हैं? एब्रीन, फॉरिसिन, लेसिथिन, कॉन्वो, कॉन कौन का क्या है ये? कॉनका वैलिन ए, कॉनका वैलिन ए।
अरे उससे कोई मतलब नहीं, हो जाएगा वो। फिर क्या हुआ बच्चे, ड्रग में आपका है विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम, सेलुलोज, राइट, ये सब सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्लांट अपने आप को नहीं, इसका कोई, हम लोग यूज कर रहे हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन हुआ, चले इसके साथ चैप्टर का द एंड। क्वेश्चन कर लें कुछ, करो, हमें थोड़ी करना है। हाँ बच्चे, करण बताइए, मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ट्रायोसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक। ग्लाइसिन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्यों? क्योंकि इसमें एच होता है ना। सर ग्लाइसिन कौन से अमाइनो एसिड का एग्जांपल है? सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल होता है ना, इसमें आर जगह हाइड्रोजन इस प्रकार होता है, राइट। आया क्या करण बच्चे, कोई डाउट इसमें? नो सर। ये देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर दिख रहा है क्या? क्योंकि यहां से ना दिख रहा है। हाँ चलो, कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीमर ऑफ फैटी, पॉलीमर ऑफ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, नन। सर पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड। अरे बाबा, ये फैटी एसिड होगा इसका मतलब वो फैट हो गया, अमाइनो एसिड होगा मतलब वो प्रोटीन हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अगर ये नहीं भी आ रहा तो ये तो नहीं हो सकता ना। ग्लिसरॉल नहीं था, ग्लिसरॉल लिपिड है, लेकिन जब 3 कार्बन के बने थे, शुगर, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइऑक्सी एसीटोन, तो उसी टाइम बताया था ना, कि नहीं बताया? अरे शुगर उसमें पढ़ाया है ना। अभी तुम क्या ज्ञान दे रहे थे? ये आया क्या ये? नहीं होगा। करण, चलें आगे? यस सर, यस सर। हाँ चलो, ये देखो, ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या? हाँ तो क्या होगा ये? मैं देख लिया तुम लोगों की तैयारी। अरे इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? क्या अमाइनो एसिड का पॉलीमर होगा? प्रोटीन है ये, शुगर है ना, क्या ऑयल है? तो ये कर गया। अरे ग्लूकोज ही तो बचा, दिख ही रहा है कि ग्लूकोज है, शुगर है, विच इज ए डाइसेकेराइड। गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रीन। गुड। कौन कौन से दो इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं? दो ग्लूकोज। हाँ तो रहने दो ना, तुमको एक पता है ना कि वो, हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? अगर तुमको नहीं पता, सारी दुनिया का नॉलेज तुमको नहीं हो सकता ना? नहीं पता है तुमको, ये पता कि ये पक्का है, यही हमारा आंसर है, उसको लगाओ ना, क्या दिक्कत है? कुछ ज्यादा ही कल आ गया। इसका टू आंसर वन एडजेसेंट होगा। न्यूक्लियोटाइड, हाँ, आंसर वन। टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू, हाँ बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? करण बच्चे आप बताओ।
सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5'3 चलता है ना, तो पहला जो होगा 5 होगा, लास्ट वाला 3 होगा, लेकिन जुड़ कैसे रहा है? ऐसा ही होता है ना, यहां पे फास्फोरस होता है और ये जो 3 प्राइम का OH है यहीं तो आके एक और फास्फोरस जुड़ेगा, है कि नहीं? फिर इसका ये 3 प्राइम, एग्जैक्टली। सो इसका 3 और इसका 5 जो इनकमिंग आ रहा है, सो जुड़ेगा 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर? और चल कैसे रहा है? 5 से 3 में चल रहा है। कोई दिक्कत समझने में? अरे चेन तो इस डायरेक्शन में चल रही है ना भैया, 5 से 3 के बीच में, लेकिन जुड़ कैसे रहा है? पहले वाले का 3 और जो आ रहा है उसका 5, ऐसे ही चल रहा है ना। अब देखो बच्चे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज, क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर याद हो तो, कि वाटर कितना होता है, राइट? प्रोटीन कितना होता है, कार्ब कितना होता है, न्यूक्लिक एसिड, और क्या उसको कहते हैं, आयंस। टेबल बना हुआ है, ना याद हो तो उसको एक बार देख लो। क्या पता मुझे, विटामिन भी होता है क्या? इसका आंसर 3 होगा। अच्छा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसका आंसर ये होगा। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी। देख लो यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो टेबल है, ठीक है, कर लेना, कंफ्यूजन मत रखना। चलो ये कर दो, रिपीट क्वेश्चन है क्या? ओ, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर कहां होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन। चलो, प्रोटीन फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट, दिया था होमवर्क ही, बताओ। रूबिस्को प्लांट में होता है, और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैलोजन। तो प्रोटीन है कोलेजन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन चेन ऑकर इन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कहां पे होती है? ग्लाइकोजन में, स्टार्च में, सेलुलोज में, काइटिन में। उसी दिन मैंने बताया था ना कि ये स्टार्च होगा, जिसमें एक जो है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन है, एक ब्रांच्ड है, एक अनब्रांच्ड है। एमाइलोज इज अनब्रांच्ड, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। ट्रू स्टेटमेंट फॉर सेलुलोज मॉलिक्यूल। सेलुलोज लीनियर है ना, कौन सा होगा? अनब्रांच ना, सेलुलोज ब्रांच्ड है, लीनियर है। हाँ, करण बच्चे आपको आ रहा है ना? यस सर। Which of the following disaccharide will give 2 molecules of glucose on hydrolysis? Maltose, sucrose, lactose, none. अभी किया हमने maltose। आ जाओ, the amino acid which are not synthesized in the body are called, which are not synthesized in the body, तो जो नॉन हमारे एसेंशियल। शरीर में नहीं बनते हैं, जो हमें बाहर पड़ते हैं। नहीं बनेगा तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे ना।
यार इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर वो बन रहे हैं शरीर में तो बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। यही तो मैंने बताया था ना, अगर बाहर से नहीं पड़ रहे हैं तो इसेंशियल हैं वो। अगर हमारी शरीर खुद उसको बना रहा है तो नॉन इसेंशियल है। कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा बना लेगा उसको। केमिकली एंजाइम्स आर, चलो आज पढ़ा इसीलिए। यूनिट ऑफ प्रोटीन विच unite in long chain to form protein are called, good, proteins is formed by chemically bonding together of, in which form the extra sugar is stored in the body. स्टोरेज फॉर्म ऑफ द शुगर, क्लास 10 का है ये तो कर ही, मुझे पता भी नहीं है क्या है। A higher energy nucleotide and a nucleotide having क्या क्या देखो, higher molecular weight, more than one phosphate radical, more than one nitrogen base, more than one sugar residue। कौन किसके पास हाई एनर्जी होती है? फॉस्फोरस के पास, राइट, वही तो टूटता है ना, एग्जैक्टली। सो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर है, देखो क्या है। Which one of the following structure formula of two organic compound is correctly identified along with its related function? बता दो। किताब में देख लो, नहीं है तो चलो अभी देखो। करण बच्चे आप भी बताओ इसका आंसर। ये है ना, बुक खोल के देखो, कोई बात नहीं। अरे बच्चों, क्या मैंने कहा था कि ये एडेनिन है और इसको मैंने बताया था कि यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है लेसिथीन का जो कि फॉस्फोलिपिड है। बताया था कि नहीं? अभी बुक खोल के देखो, मुझे दिखाओ कहां पे दिया हुआ, कौन सा होगा इसमें आंसर? A, lecithin a component of cell membrane, B, adenine a nucleotide that make up the nucleic acid, uracil। Which one of the following structural formula of two organic is correctly identified along with its related function? अच्छा A होगा। ये एडेनिन है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, नाइट्रोजनस बेस है ना। कहाँ दिखाओ, लेसिथिन का कौन सा है? ये वाला है, और एडेनिन का है, हेलो, ए होगा ये, बी नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड कह दिया, वो ए है। दिस इज एडेनिन, बट ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, चलो। Which of the following biomolecule is correctly characterized? Palmitic acid, an unsaturated fatty acid with 18 carbon atom. Adenylic acid, adenosine with a glucose phosphate molecule. Alanine amino acid contain an amino group and an acid group anywhere in the molecule. Lecithin, a phosphorylated glyceride found in the cell membrane. अभी तो किया था, एक आंसर आया फोर्थ। आपके हिसाब से कौन सा है? यस सर, फोर्थ। फोर्थ होगा, गुड। सो फोर्थ ही होगा, सही है। क्यों नहीं होगा? ये पाल्मिटिक होता है 16 और ये सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता, पाल्मिटिक सैचुरेटेड होता है ना, राइट? हाँ, सैचुरेटेड होता था, अनसैचुरेटेड नहीं होता। C16। हाँ,
एडिनाइलिक एसिड इज एडिनोसिन विथ ग्लूकोज। नो, ग्लूकोज होता है क्या? क्या ये? एलेनिन अमाइनो एसिड कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, क्या होता है वो एलेनिन का फॉर्मूला? आर ग्रुप में क्या होगा? CH3। ये आपका सही है। बाद वाला सिस्टम तो नहीं है ना कुछ, और बैगेज मत बढ़ाइए कि देख लेंगे बाद में, क्योंकि 60% जो है क्वेश्चन आएंगे 11th से ही। 12th का पोर्शन केवल 40% का है, क्योंकि सारे अच्छे चैप्टर्स 11th में, वो भी 22 चैप्टर हैं। 12th में तो केवल 16 चैप्टर हैं, उसमें से भी 4 जो हैं लास्ट के इकोलॉजी वाले हैं। वो उससे क्वेश्चन आता है, बट वो तो नॉर्मल चैप्टर, उसमें कौन सा टेक्निक है कि ग्रीन हाउस क्या है, पोल्यूशन क्या है। तो 3-4 चैप्टर या फिर इकोनॉमिक बॉटनी और इकोनॉमिक जूलॉजी आ जाएगी, तब मेजर पोर्शन यही है। इसको 1 साल नहीं 2 साल बाद ये आपको यूज करना है, यही बताता हूँ। बिठा दो ना इसको। देखो होता क्या है ज्यूटेरायन, कि मैंने कहा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। राइट, अभी इस पे चार्ज क्या है बच्चे? 0 चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है ना। 0 का मतलब न्यूट्रल चार्ज है। राइट, मान लो कि ये कोई एक पर्टिकुलर पीएच पे हमने इस कंडीशन को प्राप्त कर लिया। राइट, अगर हम पीएच पे इधर बढ़ने लगे 14 की तरफ, बेसिक कंडीशन की तरफ, तो क्या कंडीशन होगी? H+ आयन ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? कम रहेंगे। राइट, तो क्या होगा? अगर कम रहेंगे तो जो इसमें है वो भी निकल जाएंगे ना। तो क्या ये ऐसा कंडीशन बन जाएगा क्या? ये तो पहले ही से माइनस था, ये भी NH2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अरे स्केर्सिटी है हाइड्रोजन की ना, तो इसमें में से भी खत्म। तो क्या होगा? नेट चार्ज क्या आ गया? माइनस। अगर हम इस तरफ बढ़ने लगे तो क्या होगा? ये ऐसा था, ऐसा था ना हमारे तरफ। हमारे पास H+ आयन ज्यादा है, एसिडिक कंडीशन। तो क्या यहां पे भी H आ जाएगा? और यहां पे तो था कि नहीं? अभी कंडीशन क्या हो गई? पॉजिटिव आ गई ना। तो ये ज्विटर आयन ये वाला हुआ। pH at which the charge on a particular amino acid is going to be neutral, right? तो हमने बात की थी, अब सोचो जरा, हमने बात की थी एक ऐसी कंडीशन जहां पे यहां पे जो है COOH या NH2 ग्रुप था, तभी तो एसिडिक बेसिक हो रहा था। तो अगर यहां पे रहेगा और इस तरफ हम बढ़ने लगे, ठीक है, तो डबल चार्ज होगा कि नहीं होगा? और हम उसको अगर न्यूट्रल करना चाहते हैं तो कहीं इधर आने पे होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सेम चीज इधर भी होगी एसिडिक बेसिक के केस में। तो क्या कहते हैं कि हर अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर पीएच पे ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करता है। तो ज्विटर आयन फॉर्म कौन सा है? ये वाला, जहां पे न्यूट्रल चार्ज हो जाए। क्लियर? यही कंसेप्ट है ज्विटर आयन का, और कुछ नहीं है। कि हम इधर लगे चलने तो H+ ज्यादा है तो H लग जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर लगे चलने तो नेगेटिव हो जाएगा। और 1.1 pH स्केल पे ऐसा रहेगा जब अमाइनो एसिड न्यूट्रल रहेगा, उसी को ज्यूटेरायनिक फॉर्म कहते हैं अमाइनो एसिड की। गुड, देखो एक चीज आ गई ना। एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा नोट्स बना के, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट वाली बात रहेगी ही नहीं। ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू बच्चे।